हेलो ऑल। एक ऐसा टॉपिक जिस पे किसी को भी कमांड नहीं है अभी तक। पूरा 1 साल बीतने वाला है इसके ऊपर। जब ये बजट में लास्ट बजट में लॉन्च हुआ, अनाउंस हुआ, तो इसको लोगों ने समझ ही नहीं पाए कि क्या नई रिजीम है, क्या ओल्ड रिजीम है, डिफरेंस क्या है दोनों में, कौन कौन से रिडक्शन मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे। लेकिन नए बजट के आने के 2 दिन पहले ये पुराने बजट की वीडियो बनाने पे सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो भी सैलरीड पर्सन इस समय फॉर्म 16 अपने बना रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उस समय प्लानिंग नहीं की उन्होंने सही से, वो अब फोन आ रहे हैं और लोग मुझसे क्वेरी कर रहे हैं कि क्या मुझे ये डिडक्शन मिलेगी, क्या चैप्टर 6 से सारे डिडक्शन मिलेंगे या एक भी नहीं मिलेगा, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, जो प्रोफेशनल टैक्स होता है क्या वो मुझे मिलेगा जो सेक्शन 16 में आता है, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो हम लोग जो इंटरेस्ट क्लेम करते हैं क्या वो मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। इन सब क्वेश्चंस पे जब मेरे पास बाढ़ आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पे रिकॉर्ड कर दी जाए। मैं आपको ये वादा कर सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको हर एक क्लॉज, हर एक सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और लास्ट में मैं इनकम टैक्स की स्लाइड से आप लोग को एक एक चीज वेरीफाई भी कराने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और ये स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। इस वीडियो में मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि इस पे मैंने खूब रिसर्च की है और रिसर्च के बाद मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इस तरह की रिसर्च वर्क और सब अगर आपको मेरा पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों तक प्रमोट करिए ताकि मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स, जीएसटी या अदर टैक्सेशन मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकूं और अच्छी तरीके से रिसर्च करके आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और उसी तरह कोशिश बरकरार रहेगी। इसीलिए अगर आपको चैनल समझ में आ रहा हो तो और लोगों तक प्रमोट करिए ताकि सब्सक्राइबर और बढ़े और लाइक और मिले और कमेंट और मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इस पे जो प्रिपेयर किया है वो मैंने प्रिपेयर किया एक निगेटिव लिस्ट। इसमें सारी निगेटिव लिस्ट वही है जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि निगेटिव लिस्ट में क्या होना चाहिए। ये वर्ड निगेटिव लिस्ट जो है ये मैंने खुद इसको नाम दिया है निगेटिव लिस्ट, कहीं पे भी आपको इससे डिफाइन नहीं मिलेगी। आप इसको एक्सक्लूजन कह सकते हैं कि अगर ये आपका ऐसा है तो आप सीधा इस पे न्यू स्कीम में एंटर नहीं हो सकते। सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, इफ़ यू हैव एनी बिजनेस इनकम। इस पे क्वेश्चन मार्क है थोड़ा सा, आप कहीं पे भी डिटेल्ड में ये चीज़ नहीं मिली है लेकिन इतना बस मिला है कि अगर बिजनेस इनकम आपकी है तो आपको ऑप्ट इन करने का टाइम सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर आप ऑप्ट आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आप इस पे न्यू स्कीम में रेगुलर नहीं चल सकते, दोबारा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेकंड चीज है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करता है इंडिविजुअल एचयूएफ पे और किसी भी उस पर नहीं करता, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे करता है। उसका सेक्शन दूसरा है। एसईजेड रिलेटेड एग्जामेशन विल नॉट बी अलाउड। सेक्शन 10AA जो एसईजेड की जो एग्जामेशन रहती है सुपर इनोवेशन फंड के रिगार्डिंग, अगर आपकी कोई एग्जामेशन आप क्लेम कर रहे थे क्लॉज 13 में, वो भी इसमें नहीं मिलेगी। बहुत ही बड़ा नुकसान। परक्यूजिट कोई भी है क्लॉज 14 में तो वो भी नहीं मिलेंगे। क्लॉज 32 जो सेक्शन 10 का है, जो मैंने क्लॉज 13 बोला सुपर न्यूट्रिशन फंड, ये भी क्लॉज सेक्शन 10 का है। जो क्लॉज 14 बोला ये भी सेक्शन 10 का है। क्लॉज 32 जो बोल रहा हूँ ये भी सेक्शन 10 का है, जो कि माइनर इनकम की जो माइनर की जो इनकम होती है वो क्लब होती है, वो भी क्लॉज 32 में आती है सेक्शन 10 में। फिर बात कर लें स्टैंडर्ड डिडक्शन की, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये की जो छूट मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, उसका भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही बड़ा नुकसान है आप लोगों के लिए। अगर आप अपनी वर्किंग कर रहे हैं या किसी का फॉर्म 16 बना रहे हैं या किसी की फॉर्म 16 के लिए वर्किंग करवा रहे हैं और दोनों कंपैरिजन चाहते हैं, तो एक तरफ ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की क्वेरी ये है कि क्या ऐसा है कि जो सेक्शन या कहें चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है सिर्फ वही डिसअलाउ हुए हैं, बाकी सब अलाउड हैं? ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर 6A के बारे में भी मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा, लेकिन मैंने आप लोगों को फिर क्लियर कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ प्री डिफाइंड सेक्शंस हैं जो कि डिसअलाउ हुए हैं, तभी मैंने उसको वर्ड निगेटिव लिस्ट दिया है
कि अगर आप इसमें कहीं आते हैं तो आपको ये सब चीज़ों की छूट नहीं मिलेगी और सीधा एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट लग जाएगा। वो रेट क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा स्लाइड में। उसके बाद बात कर लें इनकम फ्रॉम हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन की, तो सेक्शन 24B में मिलता है। ये भी पूरा का पूरा डिसअलाउ हो गया, यानी कि बहुत ही बड़ा पार्ट आप लोगों का डिसअलाउ हो गया। इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन जो है ये दो जगह मिलता था, एक 80C में मिलता था प्रिंसिपल का, और इंटरेस्ट का यहाँ मिलता था, पूरा का पूरा डिसअलाउ। एक और जो इंटरेस्ट का सेक्शन मिलता था वो भी डिसअलाउ, यानी कि अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है तो आपको नई रिजीम में मुझे नहीं लगता कोई फायदा नजर आएगा, आपको ओल्ड में ही फायदा नजर आएगा। उसके बाद एक चीज और बात कर लेता हूँ, मैंने इस पर नहीं लिखा है उसके बारे में स्लाइड में, जो कि है रिगार्डिंग सेक्शन 87A की रिलीफ के। तो वो रिलीफ भी नहीं मिलेगी, जो कि आपको 5 लाख रुपए तक आपको जो टैक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था, यानी कि उसमें जो बेनिफिट मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। तो काफ़ी हद तक मुझे तो नुकसान लग रहा है इसमें। अब आपको ये देखना है कि आप किस स्कीम में बेटर अपने आप को पाते हैं, उस हिसाब से आप इसको फॉलो करिए, उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। एक ने ये कहा कि मैंने जो ले रखा था या मैंने जो टीडीएस में जो अपना डिक्लेयर किया टीडीएस काटने के लिए एम्प्लॉयर को, तो उसमें मैंने ओल्ड रजीम बताया, लेकिन मुझे न्यू रजीम में फ़ायदा मिल रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ। एक इसी में सबसे नीचे मैंने लिखा हुआ है द डिसीजन कैन बी मेड बिफोर फाइलिंग ITR। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब तक ITR फाइल नहीं किया तब तक ये ऑप्शन है आपके पास कि आप न्यू रिजीम से टैक्स फाइल करेंगे, ITR फाइल करेंगे या ओल्ड रिजीम से। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप इसको कर सकते हैं। उसका बात कर लेते हैं, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उसके लिए सेक्शन 32 एंड अदर डेप्रिसिएशन रिलेटेड सेक्शन कुछ भी छूट नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा धमाका चैप्टर 6A की, जिसके बारे में कई लोगों ने अफवाह फैला रखी है। मैंने ये चीज़ें कहाँ से उठाई, मैं आपको पूरा एक इनकम टैक्स का बेयर एक्ट बताने वाला हूँ, जिस पे मैंने वीडियो स्टार्ट की है सेक्शन 115 BAC के बारे में। और BAC क्या कहता है वो मैं आपको लास्ट में बेयर एक्ट से बताऊंगा, और उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं आपने एकदम सही मटेरियल उठाया है, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। अब भी बात कर लेते हैं चैप्टर 6A की। चैप्टर 6A जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे का पूरा डिसअलाउ है, पूरा का पूरा निगेटिव लिस्ट में है। सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन अलाउ किए इन्होंने, 80CCD और 80JJA। 80CCD इनका न्यू पेंशन स्कीम का जो 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन है, और 80JJA जो न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए जो इन्होंने कॉस्ट के एम्प्लॉय कॉस्ट को कम करने के लिए 2016 में डिडक्शन लाया था, उसके रिगार्डिंग है। तो सिर्फ और सिर्फ यही दो डिडक्शन आपको मिलेंगे सेक्शन 80 चैप्टर 6A के, उसके अलावा कोई भी नहीं मिलेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर 6 से डिसअलाउ हो गया है। तभी जब मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन के रिगार्डिंग, तो मैंने आपसे कहा था इंटरेस्ट की छूट अलग मिलती है 24B में, इसकी लिमिट प्रिस्क्राइब है। उसके बाद प्रिंसिपल की छूट जो मिलती है वो 80C में मिलती है, जो कि यहीं से चैप्टर 6A से हट गई। और उसके बाद जो और इंटरेस्ट की छूट मिलती थी वो भी चैप्टर 6A में ही आती थी, तो वो भी नहीं मिलेगी। यानी कि पूरा पूरा हाउसिंग लोन का जो कैलकुलेशन था इनकम टैक्स पे, जो भी इसका फायदा था, जो भी एग्जेम्पशन थी, जो भी डिडक्शन थी, वो सब की सब हो गई नलिफाई। इसीलिए अगर आपके पास एजुकेशन लोन भी है, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपके पास हाउसिंग लोन की मैं बात कर रहा था, अगर हाउसिंग लोन अगर है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि न्यू रेजीम आपको समझ में आएगी, आपको ओल्ड रेजीम में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो बिजनेसमैन है उनके लिए क्या क्या बेनिफिट, क्या नुकसान है। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, सेक्शन 32 एंड अदर डेप्रिसिएशन रिलेटेड सेक्शन वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन 35, 35AD, 35CCC जो कि स्पेशल डिडक्शंस हैं, ये भी आपको क्लेम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस भी आपको नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा लॉस, पूरा डेप्रिसिएशन आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा, जो कि आप काफ़ी हद तक पीछे एक बल्क अमाउंट आ रहा होगा, क्यूमुलेटिव हो रहा होगा, वो कहीं ना कहीं 8 साल के क्यूमुलेट होता है, उसका भी फायदा आपके हाथ से चला गया। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक चीज़ और है इसमें, जैसे मैंने क्यूमुलेटिव की बात की, तो अगर आपका कोई पुराना कोई हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है, तो वो भी आपको आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्लब नहीं होगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, दोनों से टॉप नहीं होंगे। फिर बात कर लेते हैं अलाउंसेस परक्विजिट की, फिर मैं बात कर रहा हूँ सैलरी पे। अलाउंसेस परक्विजिट जितने भी होते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आप लोगों को, इंक्लूडिंग HRA का बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। एक दो बेनिफिट मिल रहे हैं, कन्वेंशन हाउस है, कुछ है, जिसे पूरा का पूरा आप यूज हो जाता है, तो उसका कोई खास फायदा मुझे दिखा नहीं।
एक लास्ट चीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की फैमिली पेंशन की बात हो रही है कि फैमिली पेंशन जो मिलता है अदर सोर्सेज में, उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो इन्होंने अदर सोर्सेज को भी छेड़ दिया। और जो मैंने जैसे कि बाद में कहा कि आपको डिसीजन लेना है आईटीआर फाइल करने से पहले कि आपको ऑप्ट इन होना है कि ऑप्ट आउट होना है, यानी कि स्कीम में न्यू रिजीम में आना है कि ओल्ड रिजीम में आना है। अब इसी के रिगार्डिंग मैंने आगे एक और बात बता दी आप लोगों को। ये जो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की बात है न्यू स्कीम में, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की विंडो ईयरली बेसिस पे खुली है। डेली बेसिस तो वर्ड गलत हो गया, इसको मैं ईयरली बेसिस कर देता हूं कि ये आपका ईयरली बेसिस पे चलेगा। और दूसरी बात जो इसमें आती है, अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो नॉन सैलरीड वाले में इसमें ईयरली बेसिस का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपने एक बार अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया तो आपको न्यू स्कीम में आने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस एम्प्लॉय हैं, इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है, तो आप तो आपको न्यू स्कीम में कोई फायदा नहीं मिलने वाला कि डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलना है, सेट ऑफ भी नहीं मिलना है। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट स्लाइड में दिखाया, फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि डेप्रिसिएशन के सारे सेक्शंस गए, स्पेशल डिडक्शन के सारे सेक्शन गए, चैप्टर 6 का सारे डिडक्शन गया, कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन सारा गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ अगर है तो उसका भी सेट ऑफ नहीं मिलना है। तो यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपको डिसीजन लेना है कि वेदर यू हैव टू ऑप्ट इन द न्यू स्कीम और यू हैव द ऑप्ट आउट टू द न्यू स्कीम। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं लास्ट में बात कर लेता हूं, जो मैंने आप लोग से कहा कि इसका जो डिडक्शन जो आया है, जो इनकम टैक्स की साइट से मैं सीधा उठा रहा हूं और मुझे इसी से मैंने पूरी वीडियो को बनाने की कोशिश की है, जो कि है सेक्शन 155BAC। ये लिखा जरूर है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021, लेकिन ये आ चुका है 1 अप्रैल 2020 से। इसीलिए मैंने इसी स्लाइड को उठाया। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए बात करते हैं सबसे पहले स्लैब की। स्लैब आपका ये रहा, 2.5 लाख रुपए तक नील है, 2.5 से 5 लाख तक 5% है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो 87A की जो रिलीफ मिलती है 5 लाख तक फ्री हो जाता था, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रजीम में है, न्यू रजीम में कुछ भी नहीं है ऐसा। और 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, और 12.5 से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से वो पे 30%। ये एक स्लैब इन्होंने लास्ट ईयर दिया था। बाबा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की है। 21-22 में भी यही एप्लीकेबल होगा। अगर कोई बजट में कोई ऐसा चेंज नहीं आता है तो बाकी एप्लीकेबिलिटी यही है, देखा जाएगा कुछ आता है तो इस पर। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो मैंने सेक्शंस की जो बाढ़ लगाई, वहां पे जितना मैंने वहां पे लिखा वो सब मैंने उठाया है यहाँ से। जो इसका क्लॉज 2 है, ये सारे सेक्शंस इसमें डिफाइंड हैं। एक बार इससे भी देख लेते हैं कि विदाउट एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 13A(5) और 14 और क्लॉज 17 और क्लॉज 32, ये मैंने से आपको बता दिया सेक्शन 10 के सारे सेक्शंस थे सुपर इन्वेशन के रिगार्डिंग। और जो बाकी सेक्शंस थे वो आपके थे यहाँ पे ये आ गया SEZ के रिगार्डिंग, क्लॉज 13 सुपर इन्वेशन, क्लॉज 14 परक्विजिट, क्लॉज 32 माइनर इनकम क्लब। उसके बाद बात आगे कर लेते हैं। सेक्शन 16 आपका वो हो गया प्रोफेशनल का, प्रोफेशनल टैक्स या स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसका सेक्शन 24 जो कि आपका आ गया इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन। उसके बाद बात कर लेते हैं जो अगली बात इन लोगों की, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32AD एडिशनल डेप्रिसिएशन, सेक्शन 33AB एडिशनल डेप्रिसिएशन, 33ABA एडिशनल डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्लॉज 35 स्पेशल डिडक्शन, 35AD स्पेशल डिडक्शन, 35CCC स्पेशल डिडक्शन, सेक्शन 57 पेंशन इनकम जो मैंने आपको बताई। और उसके बाद साफ इन्होंने लिख दिया अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 से अदर देन द प्रोविजन ऑफ 80CCD2 एंड 80JJAA, यानी कि ये दोनों सेक्शंस जो कि 80CCD2 जो बात हो रही है वो सिर्फ NPS की बात करता है, 80JJAA जो बात कर रहा है वो बात करता है आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट के रिगार्डिंग, उसका आपको जो बेनिफिट मिलता है उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो मैंने कहा सेट ऑफ लॉस आपको नहीं मिलेगा, तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस और डेप्रिसिएशन है फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर इफ सच लॉस इज इक्वल टू एनुअल रिडक्शन।
उसका बेनिफिट नहीं मिलना है। हाउस प्रॉपर्टी से कोई अगर आपका लॉस था और उसको आप सेट ऑफ कर रहे थे कोई इनकम से, तो वो भी नहीं कर सकते। सेक्शन 32 मैंने आपको बता ही दिया डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। कोई भी एग्जेप्शन या डिडक्शन फॉर अलाउंसेस ऑफ परक्विजिट सेक्शन 17 वो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, द लॉस एंड डेप्रिसिएशन शैल बी डीम्ड टू हैव इन फुल इफेक्ट एंड नो फर्दर डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी सब्सिक्वेंट ईयर। जो भी लॉस आपका होगा, ये एक नया पॉइंट निकल के आया। थर्ड पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं कि जो भी लॉस है डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे इस साल अगर होता है तो वो आगे सेट ऑफ भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कि पुराना सेट ऑफ खत्म तो नया सेट ऑफ शुरू, ये भी यहाँ पे खत्म कर दिया कि नया सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा, पुराना तो ऐसे नहीं मिलना है, तो उसको भी यहाँ खत्म कर दिया इन्होंने। ये इसके रिगार्डिंग पूरी एक वीडियो थी, ये जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की जो बात हो रही थी उसके लिए भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई थी कि अगर आप इसमें एक बार ऑप्ट इन कर लेते हैं तो आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस से इनकम है आपकी, तो आपको सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा ऑप्ट इन करने का। अगर एक बार आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो फिर हमेशा के लिए खत्म। ये लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 यानी कि हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन once exercised for any previous year can be withdrawn only once for a previous year other than the year in which it was exercised, and therefore thereafter the person shall never be eligible to exercise option under this section except where such person ceases to have an income from business profession. Option under class 2 shall be available। यानी कि सीधा सीधा वही चीज हो गई जो मैंने यहाँ पे लिख दी थी सिंपल वर्ड्स में कि आप अगर एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको एक ऑप्शन रहेगा हर साल की ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का। लेकिन अगर आप एक नॉन सैलरीड एम्प्लॉई हैं, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है आपकी, तो फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है ऑप्ट इन करने का। अगर आपने एक बार भी ऑप्ट आउट कर दिया तो ये था मेरा छोटा सा वेबिनार जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई लोगों ने इस पर कई तरह क्वेश्चन पूछे थे, कई सेक्शन पे कवरिंग करने को कहा था, तो मैंने उसी पे आप लोग के साथ वो कवरिंग करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों तक प्रमोट करिए और लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करिए। जितने भी सरकारी विभाग के बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी फॉर्म 16 बनाने जा रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, आप उससे पूछ सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं कि उसमें क्या डिडक्शन मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। एक बार फिर से समराइज वे में कर दूं तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A भी पूरा नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 सेक्शन मिलेंगे एनपीएस का और 80JJAA का। और उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन है वो भी नहीं मिलेगा। सेट ऑफ भी कोई हाउसिंग लोन का है या उसका है क्या कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी का इनकम का कोई सेट ऑफ है वो भी नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन का भी नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा। कोई लॉस का सेट ऑफ वो भी नहीं मिलेगा। कोई लॉस और सेट ऑफ इस साल हो रहा है तो उसका भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा अगले सालों के लिए। तो ये था छोटा सा वेबिनार। अगर आपको मेरा चैनल समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरा बताने का तरीका आप लोगों को कैसे लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मैं आप लोगों के साथ और इम्प्रूव बेसिस में अगली वीडियो में दिख सकूं। टिल देन टाटा।